क्या आप कंफ्यूज हैं कि यूपीएससी कहाँ से शुरू करें? प्रीलिम्स के पहले करें या मेंस के पहले करें या दोनों की एक साथ करें? इफ दीज क्वेश्चंस आर हाउंटिंग यू देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। हम इस वीडियो में एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के थ्रू आपकी कौन सी एबिलिटीज को टेस्ट करती है। तो पहले हम प्रीलिम्स और मेंस के इन डिफरेंसेस का ब्रेकडाउन करेंगे और उसके बाद इस प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। By the end of this video, you will have a clear roadmap that how to kickstart your UPSC journey. Hello friends, welcome to my channel, your one-stop guide to cracking UPSC Civil Services. I am Rahul Tajnekar, your own UPSC mentor and coach, Director Rahul Sir's IAS Academy, and author of the book Ethics, Integrity and Ultimate Guide to Score 160 plus marks. You can download the ebook format from the link provided in the description. UPSC के हिसाब से जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनमें कुछ टिपिकल ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? जैसे कि तुम्हारा नॉलेज, फिर एनालिटिकल एबिलिटी, देन क्रिटिकल थिंकिंग, फिर एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड एनालाइज योर थॉट्स, आर्टिकुलेशन एंड एन एबिलिटी टू क्रिटिकली इवेलुएट वेरियस सिचुएशंस। इन एबिलिटीज को वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में टेस्ट करते हैं। तो इंटरव्यू की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में प्रीलिम्स और मेंस की ही बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में उसमें से कुछ एबिलिटीज टेस्ट होती है और कुछ एबिलिटीज मेंस में टेस्ट होती है। तो प्रीलिम्स में जो मेजर एबिलिटीज टेस्ट होती है वो है तुम्हारा फैक्चुअल नॉलेज, फिर तुम्हारी एनालिटिकल एबिलिटी एंड देन क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एक सिविल सर्वेंट की लाइफ का। उसको बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें उसको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस बहुत शॉर्ट पीरियड में लेने होते हैं। तो इवन क्विक डिसीजन मेकिंग, तो ये जो 3 ट्रेड्स है ये तुम्हारे प्रीलिम्स में टेस्ट होते हैं। फिर मेंस में नॉलेज तो टेस्ट होता ही है, प्लस योर एबिलिटी टू एनालाइज योर थॉट एंड ऑल्सो टू एक्सप्रेस देम। फिर हाउ आर्टिकुलेट यू आर, दैट मीन्स आप अपने थॉट्स को कितने इजीली लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि ये सारे ट्रेड्स आपको लगेंगे एज अ सिविल सर्वेंट। तो ये तमाम चीज़ें प्रीलिम्स और मेंस में टेस्ट होती है। तो अब इन्हीं चीज़ों को टेस्ट करने के लिए उनके कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स बने जिसके लाइंस पे वो आपका इवैल्यूएशन करेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें से आपके मेंस के ही मार्क्स पे आपका इवैल्यूएशन होता है। तो आपकी जो क्विक डिसीजन मेकिंग वगैरह है वो उन्होंने प्रीलिम्स में देख ली थी, लेकिन आपकी उसमें कितनी भी अच्छी होगी, आप प्रीलिम्स के अगर टॉपर भी होंगे तो उसका आपके सिलेक्शन में कोई वेटेज नहीं होगा। आप जो कुछ लिखेंगे 1750 नंबर में से उसका इवैल्यूएशन होगा और उसमें इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के आपका सिलेक्शन होगा। खैर, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करना भी उतना ही जरूरी है। तो अभी हम इस वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करें या मेंस की। तो अब ये क्लासिक डायलेमा है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स में रहता है और इस डायलेमा में वो कई साल निकाल देते हैं कई बार, और उस चक्कर में 2-4 अटेम्प्ट भी दे देते हैं, 5-6 साल इसमें बर्बाद भी कर देते हैं। उनका एक भी ठीक से प्रिपेयर नहीं होता, ना उनका प्रीलिम ठीक से प्रिपेयर होता है, ना मेंस ठीक से प्रिपेयर होता है। तो मुझे इसमें आपको यही समझाना है कि इस डायलेमा में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक सिंपल और बहुत सरल उपाय वो ये है कि इसको इंटीग्रेटेड वे में प्रिपेयर करो। तो अब इंटीग्रेटेड वे में प्रिपेयर करने से मेरा मतलब क्या है कि इंटीग्रेटेड वे में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपको एक साथ करनी है। अब उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उसका जो जीएस पार्ट है उसमें 80 to 90% सिलेबस ओवरलैपिंग है। अब इसमें लोगों के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, कोई कहेगा कि 70 to 80% ओवरलैपिंग है। खैर, वो एक दूसरा मैटर है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज ओवरलैपिंग। तो आपको वही हिस्ट्री मेंस में भी पढ़नी है और प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है। प्रीलिम्स में थोड़ी फिर एक्स्ट्रा हिस्ट्री होती है, जैसे उसमें एंशिएंट और मेडिवल इंडिया भी होता है। तो खैर, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। हम ये बात करेंगे कि इसमें 80 to 90% सिलेबस ओवरलैपिंग होता है। तो क्यों ना दोनों की एक साथ ही प्रिपरेशन की जाए। तो आप जो भी पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू पैटर्न में भी कीजिए और उसका रिटर्न का भी प्रैक्टिस कीजिए, रोज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। खैर, हम इन सब चीज़ों पे आगे आएंगे। तो फिर अब इसका एक दूसरा बहुत बड़ा फायदा होता है कि जब आप आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब कई लोगों को ये लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो अगर वैसा अप्रोच है तो वो एक डूम्ड फेलियर अप्रोच है एंड दिस इज अ क्लियर रेसिपी टू वेस्ट 5 to 6 years इन दिस प्रोसेस। 90% कैंडिडेट्स वही करते हैं, आप वो मत कीजिए। जो सब करते हैं वो नहीं करना है। आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई
एक्सक्लूसिवली नहीं करनी है, आपको इंटीग्रेटेड वे में ही पढ़ाई करनी है। अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है, अभी देखना ढेर सारे जो दिल्ली के मेंटर्स और कोचेस क्लासेस इनके वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। 8 मंथ प्लान फॉर प्रीलिम, 6 मंथ प्लान फॉर प्रीलिम, फिर जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा 4 मंथ्स प्लान फॉर प्रीलिम, फिर इवन अप्रैल में भी ये लोग एक प्लान देते हैं कि 2 मंथ्स प्लान फॉर प्रीलिम्स। अरे भाई प्रीलिम्स क्लियर करके करोगे क्या? There is no point in clearing just prelims unless you pass the entire exam. You have to pass the entire exam in one go. अगर आप prelims clear हो भी जाते हैं विदाउट मेंस प्रिपरेशन तो आपका अटेम्प्ट तो वैसे भी गया, और अगले अटेम्प्ट में प्रीलिम पास होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी ने लिख के नहीं दिया है कि आप एक बार प्रीलिम पास होंगे तो हर बार प्रीलिम पास होंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी प्रीलिम फेल होते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रीलिम क्लियर करना बिल्कुल नहीं है, ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस भी अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर होते हैं उस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही होगा। तो इसके लिए आप जो भी पढ़ाई करते हैं उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, भले ही एक क्वेश्चन रोज करना पड़े, आप कीजिए। अच्छा, लोगों में एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन होती है या मिथ होती है कि अभी पढ़ाई नहीं हुई तो आंसर कहाँ से लिखेंगे। भाई पढ़ाई आपकी कभी पूरी नहीं होने वाली। आप 10 साल भी लगे रहेंगे ना तो ये सिलेबस आपको लगेगा कि छूटा हुआ है, वो तो आप भूल ही जाइए। आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी। वो टॉपर की भी नहीं रहती, किसी भी टॉपर से जाके पूछ लीजिए। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको लिख के रखिए। आपने भले ही एक टाइम्स ऑफ इंडिया में या जो भी न्यूज़पेपर हिंदू आप जो भी पढ़ते हैं उसमें कोई आर्टिकल पढ़ा, एडिटोरियल पढ़ा, उसको आप अपने वर्ड में 50-60 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। तो यही तो आपको करना पड़ेगा। अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं तो ये एग्जाम आप कितने भी साल प्रिपेयर कीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इट इज जस्ट लाइक हैविंग सूप विद अ फोर्क। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? यानी आपके पास आएगा कुछ नहीं। और या फिर एक दूसरी एनालॉजी हम ये पकड़ ले कि आप स्विमिंग करना चाहते हैं और स्विमिंग के बारे में सब कुछ सीख रहे हैं लेकिन पूल के बाहर, पूल के अंदर उतर ही नहीं रहे। भाई जिस वजह से आपका सिलेक्शन होने वाला है वो तो आपको करना ही चाहिए ना, और वो है लिखने की वजह से। लिखना तो पड़ेगा ही, आपको रोज आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे अपने आंसर्स की स्पीड भी बढ़ानी चाहिए ताकि आप आंसर्स टाइम में लिख पाए। इसका क्या फायदा हुआ कि आपको पूरा पेपर बहुत अच्छे से आता है, आप बेस्ट आंसर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पेपर ही पूरा ना कर पाए। तो आपको उसकी स्पीड भी बढ़ानी है। तो वो सब ओवरनाइट नहीं होने वाला। और अगर आप सोचेंगे कि पहले प्रीलिम्स क्लियर करते बाद में मेंस, तो वो वैसे भी नहीं होने वाला। उसके पीछे एक और रीजन है। देखिए प्रीलिम्स और मेंस में अराउंड 2.5 महीने का डिफरेंस होता है। अब उसमें भी अराउंड 15-20 दिन या कभी कभी 1 महीने में प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। अब तब तक वैसे भी कोई पढ़ाई नहीं करता जब तक, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से प्रीलिम्स में हर कोई बाउंड्री लाइन केस पे ज़्यादातर लोग होते हैं कि उनका होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो तब तक पढ़ाई नहीं शुरू कर पाते। और जब प्रीलिम क्लियर हो भी गए तो उतने पीरियड में तुम्हारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंस की पढ़ाई नहीं होने वाली है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम इन सच अ वे दैट योर मेन सिलेबस इज ओवर वे बिफोर प्रीलिम्स। ये उसका आइडियल तरीका होता है इस एग्जाम को देने का। अब ये कोई नहीं मानता। बस लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टॉप दिल्ली जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन उसका उनको रिजल्ट नहीं आता। और कोचिंग क्लास वालों को क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कोचिंग क्लासेस इस पूरे खेल के सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होते हैं। लाखों लोग पढ़ाई करने आते, दिल्ली जाते, टाइम और पैसा वेस्ट करते, तबीयत खराब करते हैं, और घूम फिर के उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? जो खचाखच भरी क्लासेस रहती है दिल्ली में, उसमें से कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? आप ये सोचिए ना, आप नहीं सिलेक्ट होने वालों में से ही एक हो, ऐसा आप मान के चलो। आपको अगर सिलेक्ट होना है तो आपको उसको सिस्टमैटिकली करना। दैट इज विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इफ यू आर नॉट राइटिंग आंसर्स देन यू आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर एंड इट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। आप ये मान के चलिए आप 5-6 साल इसमें बर्बाद करने वाले हैं। और कई लोगों को मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स में भी और इन जनरल भी, उनको आंसर लिखना जान पे आता है। बोलते हैं आंसर लिखने का मन नहीं करता, डायरेक्ट मेंस में लिखेंगे। तो मैं बोलता हूँ फिर इससे अच्छा प्रिपरेशन ही छोड़ दो ना। वैसे भी 5-6 साल बाद आप बाहर निकलोगे इसमें से, तो इससे अच्छा अभी निकल जाओ। अगर आंसर लिखना जान पे आता है, जिस वजह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, वही आपको करने का मन नहीं करता, तो आप इस प्रिपरेशन को छोड़ दो। दैट इज एज सिंपल एज दैट। सो पॉइंट इज आपको इसकी इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन करनी है। तो इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन कैसे की जाती है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हम फिर कभी बनाएंगे। इसमें एक्चुअली वो बताने का स्कोप नहीं तो ये वीडियो बहुत अननेसेसरीली लंबी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इसको इंटीग्रेटेड वे में ही करना है। अच्छा, इंटीग्रेटेड वे में फिर सिर्फ जीएस नहीं है। अच्छा,
इसमें क्या है कि जीएस जो मेंस में है उसका 1750 में से सिर्फ 750 का ही वेटेज है। फिर क्योंकि जो जीएस पेपर 4 है वो तो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है। तो वैसे आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है जो मार्केट में इसका प्रिंटेड वर्जन आने ही वाला है। फिलहाल इसकी ई बुक अवेलेबल है जो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स और ये सब दिए गए हैं और उसको कैसे आपको आंसर स्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। और माइंड यू, पेपर 4 आपका गेम चेंजर होगा। पेपर 4 ही सबसे स्कोरिंग पेपर है इस पूरे एग्जाम का, और सेकंड आता है एसे। तो ये दोनों पेपर्स को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। तो अब ये जो 1750 नंबर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ये पहले 3 पेपर्स में जीएस में नहीं आते। तो आपके नंबर आते किस में? वो आते ऑप्शनल सब्जेक्ट में, एसे में और पेपर 4 में। तो एसे और पेपर 4 को तो आप बहुत ही अच्छा कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा करना नहीं है और उसके 500 नंबर बन रहे हैं। एक तरफ आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, बिपिन चंद्रा भी पढ़नी है, ये पढ़नी है, वो पढ़नी है, सब टॉपिक्स की किताबें पढ़नी है, और इन सब का वेटेज मिला के आपका सिर्फ 750 ही नंबर का बनता है। तो बाकी 1000 नंबर कहीं और है, तो वो कहाँ पर है? 500 नंबर उसमें से ऑप्शनल के हैं। ऑप्शनल को आप प्रिपेयर कीजिए, शुरू से ही कीजिए। ये मत सोचना कि मेरी पहले जीएस की पूरी पढ़ाई कर लेता हूँ और फिर बाद में ऑप्शन की करूँगा या करूँगी। ऐसा नहीं होता। आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आपकी वो जीएस की पढ़ाई कभी पूरी नहीं होने वाली है। मैं लिख के दे सकता हूँ। आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि मेरे को जीएस पूरी आती है, वैसा नहीं होता है। आपको ऑप्शनल की पढ़ाई भी साथ में करनी है, एसेस भी खूब लिखने हैं, और जीएस पेपर 4 को भी बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करो क्योंकि एसे और जीएस पेपर 4 ये दोनों आपको सेल थ्रू कर देंगे इस एग्जाम में। और फिर नेक्स्ट बेस्ट मार्क्स जो आते हैं वो ऑप्शन में आते हैं। आप कभी भी टॉपर्स के मार्क्स देखो या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इन जनरल मार्क्स देखो, ये जो फर्स्ट 3 पेपर्स है, जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3, जिसमें तुम्हारी तमाम पढ़ाई आती है, जिसके लिए तुम सालों साल बर्बाद करते हो और जिसके लिए तुम दिल्ली जाके या कहाँ जाके क्लासेस करते हो, उसमें नंबर नहीं आते। उसमें हार्डली 115, 120 मैक्सिमम मार्क्स हो गए। ज़्यादातर लोगों के मार्क्स उसमें 80 और 100 के बीच में रहते हैं। तो आपको एज सिर्फ उन पेपर्स से मिलता है जिसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का स्कोप होता है। तो उसमें से एक पेपर है जीएस पेपर 4 जिसमें अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का बहुत स्कोप है, और यूपीएससी को भी आपकी पर्सनैलिटी देखने का बहुत स्कोप है। तो ऐसे की प्रैक्टिस कीजिए। राइट 1 ऐसे एवरी वीक, या मेरे ख्याल हिसाब से तो 2 लिखने चाहिए, लेकिन टू स्टार्ट विथ राइट 1 ऐसे। अब आप सोचोगे कि कुछ आता नहीं है, नहीं कैसे? अरे ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे इज ओनली योर थॉट्स। देखो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक 5वीं का भी बच्चा ऐसे लिख सकता है, एक 12वीं का भी लिख सकता है, फिर एक ग्रेजुएट भी लिख सकता है, एक स्कॉलर भी लिख सकता है, एक न्यूज़पेपर का एडिटर भी लिख सकता है, और बड़े बड़े विद्वान भी लिख सकते हैं उसी टॉपिक पे। तो इट डजंट मैटर। आप पहले अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करके लिखना शुरू कीजिए। बाय द वे, एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी। अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, और उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी अपनी फ्री ऑनलाइन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की क्लासेस का। तो वो वीकेंड पे होती है, तो वो अगर आप अटेंड करना चाहें तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरल वे में कैसे अच्छे आंसर्स लिखे जाते हैं वो हम बताएंगे, और उसमें आप में से कुछ लोगों के आंसर्स भी हम चेक करेंगे ऑन द स्पॉट। उसमें उसका स्ट्रक्चर हम असेस करेंगे, एंड आई विल लेट यू नो हाउ टू राइट गुड आंसर्स। तो इसमें कैसा है कि आंसर्स लिखना, ये आप पढ़ाई करना, ये दोनों इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। प्रीलिम्स एंड मेंस आर 2 फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। आपका नॉलेज ही आपको एक्सप्रेस करते आना चाहिए। देखिए, क्या फ़ायदा अगर आपका टॉपर से भी ज़्यादा नॉलेज है या दुनिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, आपको सारी किताबें कंप्यूटर की तरह रटी हुई है, आप सुपर कंप्यूटर है, लेकिन अगर आपको आंसर ही नहीं लिखने आते तो उसका मतलब क्या है? वो तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसीलिए ये मत सोचना कि पहले पढ़ाई करेंगे बाद में आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होने वाली, और तो फिर आंसर लिखने की तो बारी ही नहीं आएगी। उस चक्कर में 3-4 अटेम्प्ट निकल जाएंगे। और आप ये भी तो सोचिए कि आपके टाइम की कोई वैल्यू है कि नहीं। आप करियर में भी तो पीछे जाएंगे। इस एग्जाम को जो भी देने आता है वो एक डेस्टिनी उसके साथ तय हो जाती है कि इसके 5-6 साल बर्बाद होने वाले हैं। बस आपको इस डेस्टिनी के अगेंस्ट जाना है या आपको इसको चेंज करना है। अदरवाइज यू आर डेस्टाइन्ड टू फेल। ये मान के चलिए, 1000 ही लोग हर साल सिलेक्ट होने वाले हैं।
क्या आप उस 1000 में हैं? मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये कंपटीशन बहुत कम लोगों में होता है। द बार हैज़ नेवर बिन सेट सो लो। हार्डली 2,500 से 3,000 लोगों में ये रियल कंपटीशन होता है और उसमें से 1,000 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। आपको उन सिर्फ 2,500-3,000 लोगों में आना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको इंटीग्रेटेड वे में ही शुरू से पढ़ाई करनी है। अगर आप ये पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप सालों साल इसमें बर्बाद करेंगे, पैसे तो बर्बाद करेंगे ही। मैंने सुना है दिल्ली में सारा सब कोर्सेज ऑप्शन और ये सब मिला के और रहने खाने का सब खर्चा मिला के 6-7 लाख रुपए का बजट बन जाता है 1 साल का। तो ये तो आप वैसे भी बर्बाद करेंगे। ये सब बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शुरू से ही आंसर लिखते लिखते इसकी पढ़ाई कीजिए। जिस भी शहर में आप उसी शहर से पढ़ाई कीजिए, कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिथ है कि यहाँ जाने से सिलेक्शन होता है, वहाँ जाने से सिलेक्शन होता है, ये सब मिथ होती है। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी एक सिंपल रूरल बैकग्राउंड का BA पास लड़का भी मराठी मीडियम, तमिल मीडियम से भी सिलेक्ट हो चुका है। तो आप ये मत सोचिए कि क्लासेस उसका कहीं दूर दूर जाके क्लासेस करने से और महंगी महंगी ये करने से कुछ नहीं होता। ये सब टाइम बर्बाद होता है। ये एक क्लियर तरीका है माँ बाप के पैसे वेस्ट करने का। ज़्यादातर लोग ये इसकी जो भी प्रिपरेशन करते हैं इंडिया में, वो माँ बाप के ही पैसे से करते हैं। बहुत कम लोग जॉब करते करते या खुद के पैसे से कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं। सो कहने का मतलब ये था कि आपको इंटीग्रेटेड वे में ही इसकी प्रिपरेशन करनी है और आपको अगर सिलेक्ट होना है तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। आप खुद सोचिए कि आपको स्विमिंग कंपटीशन जीतनी है, अगर ये आपका एम है और आप स्विमिंग की सारी टिप्स स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के ले रहे हैं, उसके अंदर जा ही नहीं रहे, सब थ्योरी सीख रहे हैं। आपको मेडल मिलने वाला है स्विमिंग करने की वजह से, लेकिन आप सारी स्विमिंग पूल के बाहर सीख रहे, पानी के अंदर जा ही नहीं रहे। तो यही तो हुआ ना आंसर राइटिंग के साथ। जिस वजह से आपका सिलेक्शन होने वाला है वो तो आप कर नहीं रहे, बाकी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम डे 1 यू स्टार्ट राइटिंग, दैट्स इट। एक रेजोल्यूशन बना लो कि रोज आधा घंटा लिखना है और फिर धीरे धीरे करके आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी और आप खुद ही कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। देखिए, कई कैंडिडेट्स प्रीलिम क्लियर करके भी खुश नहीं होते क्योंकि उनको मालूम होता है कि वो मेंस फेल होने वाले हैं। उन्होंने कभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो ये जो भी सिलेक्ट होते हैं या टॉपर्स होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। और अटेम्प्ट देने की भी जल्दी मत कीजिए। ये मत सोचना कि आपका साल वेस्ट हो जाएगा। साल तो आपका वैसे भी वेस्ट ही होने वाला है। आप भले ही अटेम्प्ट रुक के दीजिए, लेकिन जो भी अटेम्प्ट देंगे उसको सिस्टमैटिकली प्लान कीजिए और इंटीग्रेटेड वे में ही प्रिपरेशन कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।